दोस्तों, आईसीयू में एक नर्स की ड्यूटी लगी है। 12 घंटे की ड्यूटी है और लगातार वह देख रही है कि किस तरह से इस वैश्विक महामारी में अदृश्य शत्रु का शिकार होकर किस प्रकार लोग दम तोड़ रहे हैं। यह उस लेख पर आधारित है जो उन्होंने अपनी कलम से लिखा है और बताया है कि किस तरह से हम देखते रह जाते हैं और यह शत्रु गला घोंटता है। हम देखते रहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच मरीज किस तरह से दम तोड़ता है। हम रहते हैं, हमारे सहयोगी रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं और असहाय, किम कर्तव्य विमूढ़, चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते। वह गला घोंटता है, सीने पर चढ़ जाता है, सारी गतिविधियों को बंद कर देता है, तड़प तड़प करके मरीज का दम तोड़ देता है और हम असहाय, कुछ कर नहीं पाते। जी हाँ, यह कहा है ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस में नर्स हैं जिनकी ड्यूटी आईसीयू में लगी है, समाथा मार्गेरसन। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम इसे देखते रहते हैं। उन्होंने कहा इसे सामान्य वायरस आप मत समझिए, ऐसी गलती कदापि करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा समझा है वह इसका दंड भोग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने इस कहर को नज़दीक से देखा है। कहा कोई डॉक्टर, कोई चिकित्साकर्मी यह नहीं चाहता कि हमारा मरीज दम तोड़े। अंतिम दम तक हम सभी मरीज के साथ अपने पास जो भी दक्षता, क्षमता है उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अफसोस चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि हम असहाय जैसे हैं, हमारे पास वे उपकरण नहीं हैं जिससे कि हम रक्षा कर सकें। हथियार से ही लड़ाई होती है, बिना हथियार के युद्ध नहीं हो सकता। हमें युद्ध में भेज दिया गया। सैनिक युद्ध में जाता है तो उसके पास गोला, बंदूक, बारूद। पहले के युद्ध की अगर चर्चा किया जाए तो ढाल और तलवार, यह दोनों चीज़ें होती थी। ढाल ऐसे होता था, ऐसे, और तलवार जैसे शत्रु अगर कोई आक्रमण करेगा तो ढाल पर उसे हम रोकेंगे। ऐसे आपने ढाल देखा होगा महाभारत और रामायण के सीरियल में। और तलवार होता था, गदा होता था, अलग अलग युग में। अब इस वैश्विक युग में बड़ी बड़ी हमारे पास पहले तोपें थीं, अब हमारे पास आग्नेयास्त्र हैं, मिसाइल हैं और इस तरह से तमाम मारक हथियार हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। हथियार से ही लड़ाई होती है, जिसके पास जितना अच्छा हथियार होगा वह उस तरह से ही विजय प्राप्त करेगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो इस महामारी से लड़ने के लिए बहुलता में देशों के पास हथियार नहीं है। अब वह कह रही हैं कि हमें कह दिया गया योद्धा। यह भारत में ही नहीं, विश्व में भी योद्धा कहा जा रहा है। योद्धाओं का सम्मान करो, और योद्धा जान बचाने में लगे। हम कैसे योद्धा, जिसको पीपीई किट तक नहीं दिया गया, जिसके पास स्तरीय मास्क नहीं है, स्तरीय दास्तानें नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं है, मरीज के लिए जो उपकरण है वह नहीं है, हम किस तरह से रक्षा करेंगे? और हम किस प्रकार के सैनिक हैं जो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाते? आगे मैडम कहती हैं, समाथा कहती हैं आगे कि हमारी असहाय स्थिति पर काश अगर पहले संज्ञान लिया गया होता और मेडिकल चिकित्सा के उपकरणों पर इस तरह से अगर ध्यान दिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा 12 घंटे की ड्यूटी, कहीं कहीं 12 से अधिक है, वैसे 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान है। 8 घंटे व्यक्ति काम करेगा तो क्षमता के अनुसार कर सकेगा, ऊर्जा के साथ वो अपना योगदान दे सकेगा। लेकिन अगर उससे अधिक ड्यूटी बढ़ती है तो कार्य क्षमता उसकी घटती जाती है। 7 घंटे मेडिकल साइंस कहता है सोने का अधिकार है, अगर सोएगा तभी वह स्वस्थ रहेगा। इसके बाद और भी उसकी दिनचर्या में तमाम चीज़ें शामिल हैं। आगे वह कह रही हैं कि 12 घंटे ड्यूटी हम करते हैं। ड्यूटी करने के उपरांत हम मरीज को एक बार, अंतिम बार देख करके, विजिट करके जाते हैं और यह सोचते हैं कि सुबह तक जब हम आएंगे तो इसकी सेहत में सुधार होगा। जब शाम को जाते हैं, घर जाते हैं, पहुंचते हैं तो यह डर सताता है भीतर तक कि हमारे पतिदेव तो हमारे वजह से संक्रमित नहीं हो रहे हैं। फिर लगेगा कि हमारे मासूम बच्चे हमारे वजह से संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने मास्क तो लगाया था, वह सारे संसाधन थे, लेकिन चाइना वाले थे,
जैसे हमारे देश में चाइना ने घटिया उपकरण भेज दिया और अब ऐसे ही भेज दिया था यूरोप में, तो यूरोप ने उसे वापस कर दिया और यूरोप से वापस करने के बाद उसने 1 महीने तक अपने पास रखा, तत्पश्चात भारत को भेज दिया कि भारत के लोग उपयोग करेंगे। केंद्र सरकार ने भेज दिया प्रदेशों को, प्रदेशों ने जब देखा कि इसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, यह मानक के अनुसार खरे नहीं उतर रहे हैं, तो प्रदेशों ने कहा अब डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान था कि हम इसे वापस करेंगे, देख रहे हैं, परीक्षण करें, पता नहीं क्या करेंगे, अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, ऐसा कहा गया। तो मैडम बताती हैं, नर्स की बड़ी भूमिका है, तो वह बताती हैं कि जब हम सुबह जाते हैं तो सबसे पहले उन मरीजों को देखते हैं, क्योंकि मानस पटल पर सबकी आकृति यहाँ हमने फीड कर लिया है कि इस बेड पर यह, इस बेड पर यह, इस बेड पर यह, कौन युवा है, कौन जवान है, कौन किसके प्रति है, और संवेदना सारे मरीजों के प्रति रहती है। तो मैडम बताती हैं कि जब सुबह हम आते हैं और विजिट करते हैं, बेड वहीं उसी स्थान पर है, मरीज भी लेटा है, किंतु वह मरीज नहीं है, उस मरीज ने दम तोड़ दिया है, अब उसके स्थान पर अगला मरीज है। अब अगर भारत की बात किया जाए तो देखिए अभी भी चिकित्सकों की कमी है, चिकित्सा कर्मियों की कमी है, लाखों लाख नौजवान मेडिकल की पढ़ाई करके बेकार बैठे हुए हैं, सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको सस्ते लोन भी नहीं दिए जिससे कि वो अपना क्लिनिक स्थापित करें। जाएंगे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनके पास जाएंगे, उनका भी शोषण होगा, कभी इस पर भी बात करूँगा। पढ़ लिख लिए, 50 लाख रुपए खर्च करके MBBS बन गए, 1 करोड़ खर्च करके हो गए MBBS, लेकिन उनको पूछेगा कौन? उनके पास दवाखाना बनाने के पैसे नहीं रह गए, तो वह जाते हैं ऐसे जो धन पशु हैं उनके पास जाएंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल करके बैठे हुए हैं, और मरीज को बहुलता में लोग ग्राहक के रूप में देखते हैं। अब भारत की बात हम करते हैं, देश में 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन मात्र 50,000 है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया था, लगभग 2 सप्ताह पहले। कई लोग टूट पड़े थे, आप झूठ बोल रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं। भैया झूठ बोल रहे हैं तो मुकदमा करा दो ना, करा दो हमारे ऊपर। कोई हमको शौक है क्या कि हम झूठ बोल करके ऐसा करेंगे? झूठ हम नहीं बोलेंगे, हम जो भी कहेंगे यथार्थ पर आच्छादित कहेंगे। लेकिन यह है कि मेरे पास हो सकता है जो जानकारी है वो अंतिम जानकारी ना हो, हम भी ऐसे ही तमाम जो संसाधन हैं उनके माध्यम से जानकारी करके कहते हैं। तो 50,000 हमारे पास वेंटिलेटर हैं वर्तमान में, और ज़रूरत है 10 लाख की। अगर स्थिति बेकाबू होती है तो हम वेंटिलेटर कहाँ से ले आएंगे? लोगों ने कहा हमारे देश में बन रहा है, आपको पता नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भैया अभी भी आप देख लीजिए, अधिकांश रॉ मटेरियल, कच्चा माल और अन्य उपकरण विदेशों से ही मंगाए जाने हैं। विदेशों से इस समय मंगाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीवन रक्षक उपकरण जिसकी महती आवश्यकता है देश में, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास स्तरीय अस्पताल भी नहीं है। जांच के किट की बात चाहे जितनी की जाए, प्रयोगशालाओं की जितनी भी बात की जाए, लेकिन अभी भी काफ़ी अभाव है इसका, इसलिए कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब कहा गया है, एक बड़े चिकित्सा वैज्ञानिक ने कहा है, यदि 10% लोग संक्रमित हो जाते हैं और उसमें से 1% लोगों के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता हो तो भी हम दे नहीं पाएंगे। कहा गया बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो महानगरों में हैं, वहाँ वेंटिलेटर हैं, वो अभी कम संख्या में हैं, जिससे कि हम मरीजों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। भैया एक चीज़ है, आइए संकल्प लेते हैं, एक ही रास्ता है, लॉकडाउन। और लॉकडाउन में हम अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोई आता है तो हम उसके साथ अगर बैठना हो तो मास्क लगा करके ही बैठें। घरों में यदि आप हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार अगर कुछ भी ऐसा कुछ लेते हैं, साग सब्जी लेते हैं, तो भी आप एक बार साबुन से हाथ धुल लीजिए। आप कोई भी सामान लेते हैं तो साबुन से हाथ धुलिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। नीम की पत्तियों को उबाल करके सैनिटाइज़र बना सकते हैं। अभी हमने देखा महुआ के फल से, यानी सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है। अब जो इसके जानकार लोग हों, कितना प्रतिशत होता है मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा, अलग अलग मत हैं लोगों के। तो अगर हम नीम की पत्तियों को उबाल करके भी सैनिटाइज़र बनाते हैं, कल मैं बनाऊँगा, बताऊँगा उस पर भी, तो भी वह एंटीसेप्टिक है और हमारे लिए काम करेगी।
यदि महुआ के फूल से भी कहीं आदिवासी इलाके में महुआ के फूल से बनाया गया है और उसे सैनिकों को दिया गया है, जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी दिया गया है। डीएम ने कहा है कि जो WHO के मानक हैं उस पर यह सैनिटाइज़र खरा उतरा है और अगर इसकी जैसे ही मंजूरी मिलती है इसका वितरण कराया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम संकल्प लेते हैं कि इनके मानक की पूर्ति करेंगे, अपने बचेंगे, अपने कुटुंब को बचाएंगे, मोहल्ला और गांव को बचाएंगे, अपने देश और विश्व को बचाएंगे, क्योंकि यह वैश्विक महामारी सब उछल कूद कर रहे हैं, कहीं किसी के पास कोई इलाज नहीं है। बस ऐसे ही जिसकी जान बच गई, जिसके भीतर वाला बल है वह बच जाएगा, जिसके पास इससे लड़ने के तंत्र विकसित हैं और जो इस तरह की सुरक्षा प्रणाली जिसकी मजबूत है वो लड़ करके विजय प्राप्त कर लेगा, नहीं तो सब भगवान भरोसे। शालीन भाव से सभी आत्मीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।